गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री सेकंड लेसन जिसका पार्ट है थर्ड स्टार्ट करेंगे। दैविक राजा। तो दैविक राजा क्या होता है? राजा अपने आप को एक देवता के रूप में मानता था। तो राजा के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों, हम कुषाण वंश की बात करते हैं, इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो इतिहास, कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से हुई है। यस, अभिलेख एंड लिटरेचर, साहित्य परंपरा के माध्यम से हुई। जिस प्रकार के राजधर्म को, राजा का जो धर्म था, कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की उपासना सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। हमें प्रूफ में मिले हैं, उनके सिक्के और मूर्तियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट कोई जगह है कि एक देवस्थान का कुषाण कुषाण शासक की विशालकाय मूर्ति लगाई गई थी। बहुत बड़ी मूर्ति थी। अफगानिस्तान के एक राजा देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्ति मिली है। अफगानिस्तान में भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने आप के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो सवे को स्वर्णपुत्र सरगपुत्र कहते थे। चौथी सेंचुरी की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। अपना विवाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे, उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे। अब हम सामंत की बात करते हैं। सामंत होता है बहुत ही लार्ज लैंड लॉर्ड्स, ज़्यादा प्रॉपर्टी संपत्ति का मालिक, बहुत ही पावरफुल होते थे। राजा भी बन जाते थे सामंत कई बार। और जो राजा दुर्बल होते थे, कमजोर होते थे, वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। तो गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया था। साथ ही जो पोइट का रोल है, कवि द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई परिस्थितियां। यस, राजा के दरबार में कवि पोइट आता था जो परिस्थितियां लिखता था। परिस्थिति भी उपयोगी रही है। भी राजा के बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ा के प्रशंसा करता था। इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाहरण के तौर पे इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है, अभिलेख है, से नाम से प्रसिद्ध है। प्रयाग प्रसिद्धि की रचना हरिश्चंद्र, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवत सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि ने संस्कृत में लिखी थी। तो बदलता हुआ देहात, हम बात करते हैं गांव की तरफ। देहात क्या होता है? गांव जैसे कंट्री साइड की बात करते हैं। जनता में राजा की छवि। तो पब्लिक में देखो राजा को जनता कैसे क्या मानती है, राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती है। स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचार और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक, पंचतंत्र पंचतंत्र और जातक के बारे में एंड जैसे ग्रंथों, विष्णुदत्त शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकार ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां भी, ओरल स्टोरियां हैं, जिन्हें बाद में लिपिबंद किया गया, बाद में उनको राइट डाउन कर दिया गया। जातक कथाएं पहली शताब्दी से शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। यस, पाली लैंग्वेज में। ग्रंथ तीदुंत जातक नामक एक कहानी में भी बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है, और इन लोगों में वर्ग महिलाएं भी थी, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण, बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, जो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। जब राजा प्रजा के सामने जाएगा तो बिल्कुल प्रजा राजा के बारे में अपने विचार व्यक्त करेगी। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, दिन में कर इकट्ठा करते हैं, अधिकारी उनसे कर लेने के लिए आते हैं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। यस, क्यों? गांव में आपको पता है अभी उन पे कर का बोझ है और डकैत वगैरह है, उन पे हमला करते थे। तो जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि राजा अपने राजकोष को भरने के लिए
बड़े बड़े कर की मांग करते थे, उन पे बहुत भारी भरकम कर लगा देते थे, जिससे किसान खासतौर पर त्रस्त रहते थे। और जातक कथा से हमें पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना, बस यही एक उपाय था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। उपज बढ़ाने के तरीके देखो। अब उपज बढ़ाने का एक तरीका सामान्य हल था, हल चलाना। छठी शताब्दी ईस्वी में गंगा कावेरी की घाटियों के उर्वरक क्षारीय क्षेत्र जो बहुत ही फर्टाइल थे फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम की इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट लेसन में नहीं हुआ, तो लोहे का खोज सेकंड, अब हम जो पढ़ रहे हैं 600 BC से 600 AD, तो इसमें लोहे का इन्वेंशन हो गया था, तो उर्वर वाली भूमि की जुताई की जाने लगी थी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई भी वजह से उपज की भारी वृद्धि हुई, धान बोने लग गए थे। किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती थी। लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ाने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ हिस्से में ही सीमित था। पंजाब, राजस्थान जैसी अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्हें खेती करने कुदाल का प्रयोग किया करते थे। इलाके में भी कहीं अधिक उपयोगी थे। उपज बढ़ाने का एक और तरीका था कुआं, तालाब और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों को और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेख में भी करवाया है। तो थैंक यू, गुड बाय, बस इतना ही।